तो वो लाइक आपकी लाइफ का जो फर्स्ट लाइक कह सकते हैं ना कि मनी के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस था, लाइक फर्स्ट आपने जब अर्निंग स्टार्ट की। तो मैं खुद का कमा के खर्चा कर रहा था। वो एक्चुअली वो एक्सपीरियंस ही अलग है ना। हाँ, एज ए स्टूडेंट क्या रहता है, वो अर्निंग की इतनी ज्यादा मेंटालिटी। स्टूडेंट भी हो तो बस 3000 हो या जो भी अमाउंट है ओनली खर्चा ही कर रहा था, बाकी कुछ नहीं। लेकिन मैं थोड़ा तो ज्यादा खर्चा कर, देखो क्रेडिट कार्ड है ना, एक तरह भगवान है तो दूसरी तरह देखो तो राक्षस। तो किसी भी पर्सन को फाइनेंशियल प्लानिंग या फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए उनका क्या फर्स्ट स्टेप रहना चाहिए? बारे में अगर बात करें तो मेडिकल इमरजेंसीज भी लाइक वो बता के नहीं आती, राइट? और जॉब लॉसेस भी ज्यादा हो रहे हैं। तब कम से 1 करोड़ करने के लिए आपको अभी से कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसका कैलकुलेशन समझो। मैं आज 20 लाख में शादी कर रहा हूँ, मेरे अगर मेरे बच्चे हो तो मैं 20 लाख में मैं पूरा शादी कर ले करवा लेता हूँ पूरा, तो 25 साल के बाद कितना होगा मुझे, इसका इन्फ्लेशन कितना है बताओ। अगर कोई भी बंदा ये 3 चीज कभी नहीं, मतलब 3 चीजों में कोई भी एक मिस किया, बच्चे 100% बोलेंगे कि आपने हमारे लिए क्या किया। राइट, तो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए लाइक क्या करना है? फिक्स समझो, मुझे समझो महीने का 30,000 चाहिए, वो अमाउंट को हम हर महीने SWP करें। हाँ, अभी मैं एक काम करता हूँ, ये पैसे जो मैंने इकट्ठा किए इससे मैं गाड़ी ले लेता हूँ। के बाद ये भी प्लान रखें। तो आपने ये जो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताया, उनके लिए कोई सीक्रेट फॉर्मूला है जो आप हमारी ऑडियंस के साथ रिवील करना चाहें? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आप लाख रुपए का 50,000 बोला, ऐसा नहीं बोल, सिर्फ लाख में से 10,000। अगर फैमिली में 4 जन हो, फिर वाइफ एंड हस्बैंड 2 बच्चे, 10,000 कम पड़ता है ऐसे देखते जाओ। क्योंकि एक संडे को मूवी जाके सब डिनर करके आते हैं, 2 से 5,000 का खर्चा होता है। लाइक एंटरटेनमेंट के साथ साथ पोर्टफोलियो भी आपका मेंटेन कर रहे हो और पोर्टफोलियो भी बहुत अच्छा बना है, तो भी आपके ऐसे इसमें ग्रीन लाइन का आपको फोन चाहिए, अगर फोन ले तो नहीं दे दो, क्यों आपको दिखाना है ऐसा। हेलो फ्रेंड्स, आई एम जानकी मकवाना। आज के एपिसोड में हमारे साथ जो गेस्ट है मिस्टर प्रमोद कुसुमा, वो एक ऐसी पर्सनालिटी है जो पैसा कमाने से ज़्यादा उसको स्मार्टली मैनेज करने में बिलीव करते हैं, और उन्होंने अपनी फिनेंशियल प्लानिंग से बहुत ही सारे लोगों को एक बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुंचाया है। सो लेट्स मीट मिस्टर प्रमोद कुसुमा। हेलो सर, वेलकम टू रिव्यू टॉक्स। तो पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप क्या करते हैं वो हमारी ऑडियंस को बताइए, और आपकी जर्नी की शुरुआत कैसी थी वो बताइए। मेरा नाम है प्रमोद कुसुमा, मैं बेसिकली साउथ से बिलोंग करता हूँ, जैसे हैदराबाद के नजीक, वहाँ पे मेरा बॉर्न भी वहीं पे हुआ है। और मेरा मम्मी पापा पहले से यहीं पे यही शिफ्ट हुए हैं, तो उस तरह मेरा एजुकेशन भी यहीं पे हुआ है पूरा, मतलब मैं ग्रेजुएशन तक यहीं पे किया हूँ, गुजराती मीडियम से किया, लेकिन मेरा मदर लैंग्वेज जो है तेलुगु है। ग्रेट। तो हमको मतलब तीनों लैंग्वेज, तेलुगु हो गया, हिंदी हो गया और गुजराती, मतलब तीनों में थोड़ा थोड़ा पूरा नॉलेज है। और दूसरा बोल तो मैं इस फील्ड में ऐसे आया, जैसे मैंने ग्रेजुएशन के बाद मैंने बहुत सारा मतलब बिजनेस किया, 2-3 स्टेशनरी का भी बिजनेस किया और लूप्स का भी कुछ बिजनेस किया, मतलब पापा चला लेंगे। और उसके बाद मुझे लगा वो सब फील्ड मेरे मतलब मेरे एजुकेशन के लिए थी। फिर मैंने एक जगह एक ऐसे मेरे जैसे एक फाइनेंशियल हुआ था, 2016 की बात है, उनके पास मैं जस्ट एक पार्ट टाइम की तरह जॉब पे जा रहा था, ऑफ मतलब कॉलेज के बाकी टाइम में, मतलब फिर कुछ दिन ऐसे ही चला, मतलब 6 मंथ से जो चला, फिर कॉलेज होने के बाद मैं फुल टाइम वहीं पे जॉब करने लगा, यही फील्ड है। मतलब इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट वो बंदा भी यही काम करता था, अभी वो तो यहाँ नहीं है, लेकिन वो पूरा यही फील्ड था। फिर मुझे वहां पे लगा कि हम इस फील्ड में कुछ है, मतलब इसमें लोगों का मैं बोल मतलब मनी को अर्निंग से ज्यादा मैनेज का बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगा, क्योंकि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट, तो हमको वहां पे भी यही पढ़ाते थे, अकाउंट्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स यही चलता था वहां पे भी। फिर मुझे यहाँ ये जब मैं पार्ट टाइम जॉब करता था ना, वहां पे मुझे आइडिया है कि ये मतलब ये बहुत जरूरी है। तब फिर मैं वहां से फुल टाइम जॉब छोड़ के जीरो से, मतलब 2018 में, मतलब 2 साल बाद वहां पे जॉब छोड़ने मैं ये चीज स्टार्ट किया। अभी मैं पिछले 8 साल से कंटिन्यू में खुद ही मतलब मतलब कंटिन्यू कर रहा हूँ। 2018 से मतलब मैं ओन बिजनेस स्टार्ट किया हूँ, ये फील्ड में इंश्योरेंस नहीं किया। ग्रेट। तो वो लाइक
आपकी लाइफ का जो फर्स्ट लाइक कह सकते हैं ना कि मनी के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस था, लाइक फर्स्ट आपने जब अर्निंग स्टार्ट की तो आपका वो एक्सपीरियंस क्या था? देखो, फर्स्ट जो अर्निंग था ना मेरे साथ ना, मैं जब कॉलेज करता था, जब बीकॉम, यहाँ पे कैसा था, अर्ली मॉर्निंग 7 to 10 तक ही कॉलेज रहता था। फिर उसके बाद मैंने 1 to 5 तक एक पार्ट टाइम जॉब करता था। पार्ट टाइम जॉब करता था। उस टाइम पे तो 3,000 का सैलरी मिलता था पार्ट टाइम में। तो मैं क्या करता था, बस कॉलेज में, मतलब सबका कैसा रहता है, मुझे को पैसा कितना खर्चा करता है, राइट। और मैं खुद का कमा के खर्चा करता था। वो एक्चुअली वो एक्सपीरियंस ही अलग है ना। हाँ, एज ए स्टूडेंट क्या रहता है, वो अर्निंग की इतनी ज्यादा मेंटालिटी, वो माइंडसेट ही नहीं होता अपना। और तब ज्यादा बच्चे जो होते हैं वो पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं कि भाई पेरेंट्स पैसे देंगे, वो उसमें से वो लोग स्पेंड करेंगे। बट एज ए स्टूडेंट आप इंडिपेंडेंट हो, आपके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, दैट इज ग्रेट। मतलब वो एक सीरियस भी बहुत अच्छी बात है किसी की भी लाइफ। फिर वो मतलब पूरा पैसा खर्चा ही करता था। तब ये चीज मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कॉमर्स की स्टूडेंट भी है, तब तो मैं स्टूडेंट ही, आप स्टूडेंट ही हो तो बस 3,000 हो या जो भी अमाउंट है ओनली खर्चा ही करता था, बाकी कुछ नहीं। लेकिन मैं थोड़ा तो ज्यादा खर्चा करता था, क्योंकि नॉर्मल स्टूडेंट को कुछ अमाउंट कम मिले थे पेरेंट्स से। मैं तो इंडिपेंडेंट ही जॉब कर रहा हूँ, तो मुझे ज्यादा खर्चा कर रहा था ऐसा। राइट। तो आपके करियर के शुरुआती दिनों में कोई ऐसी फाइनेंशियल मिस्टेक जो आपने की हो और लाइक वो आपके लिए लाइफ लॉन्ग मेमोरी बन गई हो या एक लाइफ लॉन्ग सीख बन गई हो, ऐसा कुछ? हाँ, हुआ है मेरे साथ। जैसे कि ये ना, ये बैंक वाले ना, अगर हम अपने अकाउंट में अच्छा इनकम आने लगे ना, फोन करने लगते हैं, सर लोन ले लो, सर लोन ले लो। राइट। उस टाइम में ऐसा था, मुझे कोई भी बैंक लोन देता था ना, मैं ले लेता था। फिर क्या हो रहा है, इंस्टेंट जो भी 50,000 1 लाख अमाउंट आ रहा है, लेकिन उसको 24 मंथ का EMI बढ़ता था। तो बहुत मिस्टेक है मेरा, फिनेंशियली देखने जाओ तो यही मेरा बहुत मिस्टेक है। अगर मैं उस टाइम पे लोन ये मेरे था ना, वो सब कुछ जो भी ये में इन्वेस्टमेंट लगता ना, मेरे पास बहुत पैसा आया था। यही मेरा बहुत बड़ा मिस्टेक है। फिर बाद में वो रियलाइज हो गया कि ये लोन लेना, फिर बाद में कंटिन्यू EMI भरना बहुत मुश्किल वाला था। कुछ ऐसे टाइम आते कि अगर मान लीजिए कोई महीना सैलरी नहीं है, EMI कैसे भर पाएंगे। राइट। तो यही मेरा एक मिस्टेक था, लोन लेना। फिर वो चीज मैंने बंद कर दिया। राइट। सो ये आपको लाइफ लॉन्ग अब याद रहेगा कि हाँ भाई, बहुत ऑब्वियसली अगर जरूरत है तो लोन लाइक लोन लेनी पड़ती है, बट आपको जरूरत नहीं थी फिर भी आप लोन ले रहे थे, तो वो एक कह सकते हैं कि एक लाइफ लॉन्ग आपके लिए एक मेमोरी बन गई। राइट। तो अभी आपने जैसे बताया कि बैंक वाले कॉल कर करके लोन देते हैं, तो अभी क्रेडिट कार्ड का भी सेम यही सिनारियो हो गया है। कॉल करते हैं, मैम आपका क्रेडिट कार्ड लाइक आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, आप क्रेडिट कार्ड ले लो। तो क्रेडिट कार्ड एक्चुअल में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर लेते हैं तो भी उसके क्या प्रोस एंड कॉन्स रहते हैं? देखो, क्रेडिट कार्ड है ना, एक तरह भगवान है, तो दूसरी तरह देखो तो राक्षस है। ओह। रीजन बताओ, अगर मान लो मुझे इमरजेंसी 1 लाख रुपया सब एनी अमाउंट की जरूरत है, हम्म। अगर कुछ ऐसे टाइम में अगर मैं किसी को कॉल किया, फ्रेंड्स फैमिली में, ऐसे भी जॉब मिलता पैसा रहने के बाद भी नहीं देते हो, हम्म। तब क्रेडिट कार्ड भगवान है। राइट। ओके। एग्जैक्टली। लेकिन उसका मतलब उसका जो मिसयूज करके, चलो क्रेडिट कार्ड है करके, अगर दूसरा कुछ चीजें जो बिन जरूरी चीजें अपन परचेस करते जाएंगे, और उसका आज यूज किया, अगले महीने बिल भरना, उसका बिल भरने में दूसरा कुछ और स्वाइप करके बिल भरना, ऐसा करते करते लोग फाइनेंशियली माइनस में चले जाते हैं। राइट। तब क्रेडिट कार्ड राक्षस है। देखिए, हम बोलते हैं क्रेडिट कार्ड रखने के लिए, ऐसा नहीं कि मैं मना नहीं करता हूँ, एक इमरजेंसी बहुत सपोर्ट रहता है, लेकिन उसको मिसयूज नहीं करना, यही मेन है। गॉट इट। तो किसी भी पर्सन को फाइनेंशियल प्लानिंग या फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए उनका क्या फर्स्ट स्टेप रहना चाहिए? देखो मैडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो फर्स्ट स्टेप जो आप बोल रहे हो, अगर कोई अर्निंग बंदा, जैसे मैं हूँ, मेरा घर मेरे वजह से चलता है, तो मैं काम करूँ तो मेरा घर चलेगा, सिंपल बात है, बराबर। तो इसमें मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, अगर मुझे कल कुछ भी हुआ तो ये सब कौन करेगा? तो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो लाइफ इंश्योरेंस होगा, और दूसरा एक हेल्थ इंश्योरेंस होगा। ये 2 चीज कंपलसरी है।
अगर कोई भी बंदा अर्निंग पर्सन की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब जिसका भी घर, मतलब मेरे वजह से मेरा घर चलता है, इसीलिए मेरे और मेरे फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए और मेरा खुद का एक लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। ये मेन चीज है। Got it. तो ये दोनों चीजें कोई भी इंसान अगर अर्निंग कर रहा है, मंथली फिक्स इनकम है उनकी, कोई ये दोनों चीजें ध्यान में रखें। राइट। तो अभी के जमाने में अगर हम बात करें तो मेडिकल इमरजेंसीज भी लाइक वो बता के नहीं आती, राइट। और जॉब लॉसेस भी ज्यादा हो रहे हैं, लेऑफ्स भी ज्यादा हो रहे हैं, तो उसके लिए किसी भी इंसान को कैसे प्रिपेयर रहना चाहिए? देखो, जॉब लॉसेस है ना मैडम, अभी बहुत ज्यादा हो गया है और बिजनेस का भी कोई गारंटी नहीं है। सबका ऐसा चलता है, ऐसा कंपल्सरी नहीं है भाई। तो हम इसके लिए ना, हम हमारे क्लाइंट्स को है ना मैडम, हम 6 मंथ्स का बैच सपोर्ट करते हैं। मतलब हमारे क्लाइंट्स के साथ जब जब फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, तब उसमें एक ये भी स्टेप होता है कि उनका मंथली इनकम का 6 टाइम्स जो उनके पास इमरजेंसी फंड रखते हैं, वो उनके अकाउंट में, उनका एक फंड में इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं। इससे क्या होगा, कल को ऐसा कुछ सिचुएशन आया, जॉब भी गया, कुछ अनसर्टेन कोई भी आ सकता है, ऐसा नहीं, अगर आ गया तो वो इमरजेंसी फंड लेके यूज कर सकते हैं। एक चीज। और जिसने आपने बताया है हेल्थ इमरजेंसी, हेल्थ इमरजेंसी में मैडम ये इमरजेंसी फंड तो यूज कर ही सकता है, लेकिन इसके अलावा हेल्थ इमरजेंसी के लिए ना मैडम हेल्थ इंश्योरेंस ही कंपल्सरी। जैसा है, देखो, आपने फंड इतना जमा कर दिया और अपने पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो पूरा फंड अपने को हॉस्पिटल में देना है। अगर आपने एक छोटा अमाउंट से एक इंश्योरेंस रखा तो हेल्थ इमरजेंसी आया तो पूरा कंपनी पे करे, तो अपना इमरजेंसी फंड भी सेफ रहे। राइट। ऐसा नहीं। ओके, सो किसी भी इंसान को अगर फाइनेंशियल सिक्योरिटी या फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए उनका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? देखो, फर्स्ट स्टेप में ना मैडम, फर्स्ट द लाइफ इंश्योरेंस और सेकंड है हेल्थ इंश्योरेंस। अगर समझो मैं, मेरे घर में एक अर्निंग पर्सन, तो मैं काम करूँ तो ही मेरा घर चल रहा है। राइट। ना कल नारायण कल उठकर मुझे ऐसा कुछ हुआ तो ये चीज सब कौन चाहेगा। इसीलिए हम फर्स्ट जो सजेशन लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस और सेकंड है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस इसीलिए है कि मैंने अच्छा कमा रहा हूँ, अच्छा बचा भी रहा हूँ। अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया, अगर मेरे फैमिली में किसी को भी कोई भी हेल्थ इमरजेंसी आया, तो मैं जितना भी सबको सेविंग है ना, सब मिला के हॉस्पिटल में दे दूंगा, फिर मुझे वापस जीरो से चालू करना पड़ेगा। राइट। तो ये प्रॉब्लम नहीं आना, इसलिए हम फर्स्ट जो सजेशन करते हैं, फर्स्ट चाहिए लाइफ इंश्योरेंस और सेकंड चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस। राइट। एक्चुअली इंश्योरेंस का क्या है कि अभी लोग इंश्योरेंस को ज्यादा सीरियसली लेते नहीं और ज्यादा बोरिंग समझते हैं, राइट। तो किसी भी इंसान को अगर इंश्योरेंस लेना है तो उसके लिए लाइक कौन सा इंश्योरेंस उनके लिए अच्छा है? ओके, देखो मैंने बोरिंग तो सब समझते हैं, सिर्फ हमारे फील्ड वाले छोड़। राइट। लेकिन कुछ समझदार रहते हैं, जैसे कि जो मतलब वो उनका फैमिली के लिए सोचता है। जो तो मैं काम कर रहा हूँ मेरे फैमिली के लिए, मैं सोच रहा हूँ, तो हाँ मुझे इंश्योरेंस चाहिए। लेकिन कुछ लोग अभी भी चल रहा है ये चीज को, बात को कि बोरिंग है। लेकिन अगर ये सवाल अगर गलत नहीं मानो तो कोई विधवा औरत को पूछो, क्या आपका पति इंश्योरेंस अगर दे लिया होता कैसे रहता, तो तब बहुत अलग रीते, मतलब अलग तरीके का होता है जवाब, वो इमोशनल हो रहा था। तो मतलब वो चीज बोरिंग नहीं है, वो कंपल्सरी है। फाइनेंशियल इंडस्ट्री में जो फर्स्ट स्टेप होता है, मैंने बोला ना मैंने, वो लाइफ इंश्योरेंस ही है, वो कंपल्सरी। और आपने पूछा कि कौन सा इंश्योरेंस जरूरी है, जो फर्स्ट स्टेप होता है अर्निंग पर्सन के लिए, एक टर्म इंश्योरेंस करके आता है, वो फर्स्ट कंपल्सरी वाला अर्निंग पर्सन के लिए। वो टर्म इंश्योरेंस भी मिनिमम मेरा एनुअल इनकम का, जैसे मान लो मैं साल का 10 लाख रुपए कमा रहा हूँ, तो मेरा मिनिमम 1 CR इंश्योरेंस होना चाहिए। मैं इसका एक एग्जाम्पल भी बता देता हूँ। अगर मान लो मैं कुछ काम से कुछ आउट ऑफ सिटी जा रहा हूँ, समझो 3-4 दिन के लिए मेरे घर पे ना, तो मेरा मंथली एक्सपेंस समझो 30,000 है, तो 3 दिन के लिए मेरे घर पे कितना दे के जाना पड़ता है? अराउंड 3-4 हज़ार आपको लेके जाना हाँ, पड़ेगा। 3-4 हज़ार दे के जाना पड़ेगा। और 1 मंथ के लिए जाना तो 30। 30,000 ना। यस। तो मैं लाइफ टाइम नहीं आने वाला हूँ, तो कितना दे के जाना है मुझे मेरे फैमिली को, राइट। राइट ना।
तो गुड। समझा ना, तो मैं लाइफ टाइम में नहीं आने वाला हूँ, तो मेरे फैमिली को आप ही जाके मेरा वाइफ, मेरा बच्चों का पढ़ाई, उनका शादी, उनका जो रेगुलर हाउस होल्ड एक्सपेंस सब कुछ कवर होने जैसा मेरे पास मतलब लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। उसको बोलते हैं टर्म इंश्योरेंस। फर्स्ट स्टेप जो है टर्म इंश्योरेंस। शादी या रिटायरमेंट के लिए अगर फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है तो उसके लिए प्लानिंग स्टार्टिंग से कैसे करें? देखो मैडम, अभी एक बात बता देता हूँ मैं। अभी जैसे मुझे एक बेटी आया, मतलब मुझे मालूम है कि अगर बेटी हुआ है तो मुझे मालूम है कि उनका पढ़ाई भी मुझे ही करवाना है, शादी भी मुझे करवाना है, राइट? ये तो फिक्स ही है ना। तो मुझे जिस दिन उसका जन्म हो तब से इन्वेस्ट करना चाहिए करेंट में, शादी के दिन में उस दिन इधर उधर से पैसा लगेगा। ऑब्वियसली इधर उधर से पैसा लाने से अच्छा है कि आप पहले से इन्वेस्ट करो। मैडम लोग क्या करते हैं, मैं तो बोलता हूँ मैडम मंथली अगर फर्स्ट स्टार्ट करो, 1,000 से स्टार्ट करो। स्टार्ट करो, फिर आप डिसाइड करो कि मुझे बच्चे को क्या करना, मतलब क्या उनका पढ़ाई क्या करना है। सपने तो ऐसे होते हैं कि उनका इंजीनियरिंग करना है, डॉक्टर करना है। तो फिर आप कर क्या रहे हो? फिर आपको डॉक्टर करने के लिए नॉर्मली कितना खर्चा होगा? राइट। 1-1 करोड़ का खर्चा होता है। तब कम से 1 करोड़ करने के लिए आपको अभी से कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसका कैलकुलेशन करना चाहिए। तो जब से बेबी बॉर्न होता है तब से उनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उनका जो गोल के हिसाब से। फर्स्ट एजुकेशन के लिए, और दूसरा शादी। शादी मेरी सिंपल है मैडम, वो मैं पहले ही बता दिया कि शादी फिक्स है, मतलब 20-50 है, मतलब जो सब सब रीजन के हिसाब से वो लोग उनके एज पे मतलब शादी करवाते हैं। तो 25 साल में बाद मुझे शादी करवाना ही। समझो मैं आज 20 लाख में शादी कर रहा हूँ, मेरे अगर मेरे बच्चे हो तो मैं 20 लाख में मैं पूरा शादी करवा लेता हूँ पूरा। तो 25 साल के बाद कितना होगा मुझे, इसका इन्फ्लेशन कितना है, उसका एक कैलकुलेशन होगा। उस हिसाब से उस टाइम पे अगर 1 करोड़ होगा, समझो एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर 1 करोड़ हुआ तो मुझे 1 करोड़ करने के लिए अभी से कितना इन्वेस्टमेंट करना। सेकंड चीज, दो ऑप्शन है, या तो कितना इन्वेस्टमेंट अभी से छोटा से छोटा अमाउंट करके 1 करोड़ बनना है, 1 करोड़ करना है, नहीं तो 1 करोड़ लोन लेके 2 करोड़ का ईएमआई भर देंगे। यही हो है। तो मैं बोल रहा हूँ जिस दिन बेबी बॉर्न होता है उसी दिन से अपने को इन्वेस्टमेंट करना है। और तीसरा है डेटा, वो खुद का होता है, बच्चों का नहीं होता है। देखो मैं ये 3 चीज कंपल्सरी करता हूँ, अगर कोई भी बंदा ये 3 चीज कभी नहीं, मतलब 3 चीजों में कोई भी एक मिस किया ना, बच्चे 100% बोलेंगे कि आपने हमारे लिए क्या किया। एक है एजुकेशन बच्चे का, दूसरा मैरिज, और तीसरा खुद का रिटायरमेंट। लोग है ना ये दो के लिए बहुत करते हैं, जैसे हेल्थ के मतलब सॉरी बच्चों का एजुकेशन और मैरिज के लिए बहुत पैसा जमा करते हैं, लेकिन खुद के बारे में नहीं सोचते हैं। उनके पास काम करने के लिए मतलब वो काम भी नहीं रहता है, वो काम कर भी नहीं पाते, मतलब कर भी नहीं पाते। तब उनको फिक्स एक इनकम चाहिए। राइट। तो उन लोग ने इसके लिए प्लानिंग ही नहीं किया, सब बच्चे पे डाल दिया। सब बच्चे के पास से फिर बाद में क्या होता है, बच्चे से पैसा मांगना पड़ता है। फिर एक टाइम देखो अभी के जनरेशन में लोग अभी ऐसा होता है कि बच्चे मतलब बच्चे पापा को नहीं संभालते, ऐसा मैंने सुना हो। तो वैसे उस तो टाइम बहुत सारे केसेस आ ही रहे हैं। हाँ, तो वो रिटायरमेंट भी खुद ही को प्लान कर रहे हैं कि अभी देखो मुझे आज मेरे घर में 30,000 आए तो चलेगा मेरे घर। तो उस टाइम पे कितना आज, उस टाइम पे बहुत ज्यादा खर्चा रहता है, क्योंकि वो एज में तो मेडिसिन का ही खर्चा होता है ज्यादा। बराबर। वो हिसाब से उस टाइम पे जो भी अमाउंट रहता है वो अमाउंट आने के लिए अपने को रिटायरमेंट प्लानिंग भी करना जरूरी है। राइट। तो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए लाइक क्या करना रहता है? देखो रिटायरमेंट के प्लानिंग के लिए बहुत सारा ऑप्शन है। हाँ, हम लोग तो बहुत सारा ऑप्शन देते हैं, ऐसे नहीं कि, लेकिन सब उनका जैसे आपका रिटायरमेंट का गोल कितना है, आपका रिटायरमेंट का टारगेट कितना है, आपको रिटायरमेंट का फंड का कितना जरूरी है, उसके ऊपर ही हम एडवाइस देंगे। क्योंकि उसमें दो टाइप होता है, किसी को गारंटी के साथ पैसा कंपल्सरी मांगते हैं, किसी को मुझे पैसा ज्यादा चाहिए, मैं जितना चाहूँ उतना रिस्क ले सकता हूँ, ऐसा बोलते हैं। तो हम उस टाइम पे वो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको पर्सनलाइज हम सजेस्ट देते हैं। सो अभी लाइक फॉर एग्जांपल मेरा कोई मंथली फिक्स इनकम अभी आ रहा है, राइट? तो रिटायरमेंट के बाद भी मुझे ऐसा चाहिए कि मुझे मंथली इतना अमाउंट मिलना ही चाहिए, सम एक्स अमाउंट मुझे मंथली एज एन एक्सपेंस, लाइक मुझे क्या बोलते हैं कि
ऐसा रिटायरमेंट अमाउंट मुझे मिलना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो, उसमें उसके लिए ना 3 से 4 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है, हम अभी से थोड़ा थोड़ा म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते करते एक फंड बनाएंगे। वो फंड को हर फिक्स समझो, मुझे समझो महीने का 30,000 चाहिए, वो अमाउंट को हम हर महीने एसडब्ल्यूपी करेंगे। अगर हम एसडब्ल्यूपी करेंगे हर महीने 1 तारीख को, हर महीने 1 तारीख को एसडब्ल्यूपी का अमाउंट हर महीने वो अमाउंट अपने अकाउंट में क्रेडिट, ये एक प्रोसेस है। और दूसरा एक प्रोसेस होता है, बहुत सारी कंपनियां हैं स्पेशल पेंशन की प्लान देते हैं, जैसे LIC हो गया, ICICI है, बहुत सारा कंपनी है। उसमें क्या है, पर्टिकुलरली अभी से अपने को कुछ प्रीमियम भरना पड़ता है हर साल। कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ प्रीमियम भरना पड़ता है। वो प्रीमियम के हिसाब से उनका जैसे 55-56 स्टार्ट होता है, तब से उनको हर महीने एक फिक्स तारीख को हर महीने इनके अकाउंट में क्रेडिट होता है। 2 ऑप्शन है। तीसरा भी है, अटल पेंशन योजना भी है। और फोर्थ ऑप्शन, कस्टमर को भी बहुत सारे जगह ऐसे जगह इन्वेस्टमेंट करके फिक्स इनकम रिटर्न्स ले सकते हैं। मतलब मार्केट में ऐसे बहुत सारा ऑप्शन है कस्टमर को हर महीने फिक्स पेंशन लेने के लिए। वो कब डिसाइड होता है, कब कस्टमर कितना रिस्क लेता है उसके ऊपर डिपेंड है। ठीक। वो तो जितना आप रिस्क लोगे हाँ, उतना ज्यादा ज्यादा आपको मिलेगा। वो मेन चीज यही पे आके अटकते हैं। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल मेरे लाइक इन्वेस्टमेंट मुझे करना है, मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स भी है, लॉन्ग टर्म गोल्स भी है, तो उसके लिए मुझे कौन सा चूज करना चाहिए और उसके लिए आप क्या एडवाइस है, कौन सा चूज करना चाहिए मुझे? देखो मैडम, पहला तो है शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स दोनों चीज अलग है। शॉर्ट टर्म गोल्स नॉर्मली छोटा है, शॉर्ट टर्म गोल्स लॉन्ग टर्म गोल्स तो बड़े अमाउंट से लॉन्ग टर्म को कंपल्सरी शॉर्ट टर्म गोल्स लॉन्ग टर्म गोल्स का बाइफरकेशन पहले से ही रखना चाहिए। अगर मान लो मुझे शॉर्ट टर्म जैसे 5 साल के अंदर वाले जो होते हैं ना, सब शॉर्ट टर्म गोल्स के हैं। अगर कुछ चीजें 5, 10, 15 साल के, वो सब लॉन्ग टर्म गोल्स। अगर मुझे 5 साल के अंदर ही विड्रॉल करना है तो मैं तो पहले से ही बाइफरकेशन करके रखता हूँ। जैसे मुझे 10,000 इन्वेस्टमेंट करना है हर महीने, मुझे ओवरऑल 10,000 इन्वेस्टमेंट साइड पे, तो पहले से मैं 5,000 शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए हेल्प कर रहा हूँ और 5,000 लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए हेल्प कर रहा हूँ, बराबर। और 5,000 जो शॉर्ट टर्म गोल्स वाला की ना इन्वेस्टमेंट भी करना है, इन्वेस्टमेंट भी करने जाएंगे तो उसमें अगर 5 से अंदर इन्वेस्टमेंट रखेंगे ना तो वह बहुत रिस्क रहता है मार्केट में करना। तो हम उसमें बैलेंस फंड्स वगैरह या डेट फंड्स को यूज करते हैं। ये अपने कैपिटल से नीचे नहीं जाए, बराबर, शॉर्ट टर्म के। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए आप आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये बाइबल ये सब कंपल्सरी है। अपने अपने वही लोग गलतियां यहीं पे करते हैं। अभी मेरे बेटी के मैरिज के लिए मैंने कुछ स्टार्ट किया, 10,000 स्टार्ट किया। मेरा टारगेट है 15,000। ये लॉन्ग टर्म गोल है मेरा। 5 साल के बाद मुझे ऐसा लगेगा यार मुझे गाड़ी है तो क्या करूँगा, फंड तो नहीं है, फिर ये ले लिया गाड़ी लेकर चल गया, क्योंकि शादी तो बहुत टाइम। हाँ, अभी मैं एक काम करता हूँ, ये पैसे जो मैंने इकट्ठा किए इससे मैं गाड़ी ले लेता हूँ। अभी शादी तो 10 साल बाद है, तब का तब सोचेंगे, ऐसा सोच सकते हैं इंसान। फिर ऐसा करके ना करा, जब तब शादी नहीं है तब तक नहीं मानते। कभी है ना ये गोल नहीं करना है। अगर आपको गाड़ी खरीदना तो गाड़ी के लिए भी गोल बना, तो मालूम है आपको 5 साल के बाद गाड़ी खरीदना है तो गाड़ी के लिए एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। हर चीज प्री प्लान कंपल्सरी है, स्पेशली फाइनेंशियल। बस फाइनेंशियली बात इंस्टेंट डिसीजन लेते हो, इंस्टेंट कुछ जो परचेस करते हो, इंस्टेंट कुछ भी करते हो, उसका इफेक्ट अभी नहीं आएगा, वो आने वाले समय में बहुत आपको प्रॉब्लम आएगा उसमें। मतलब मेनली 2 चीजें याद रखनी पड़ेगी, एक तो क्लैरिटी, दूसरा पेशेंस रखना पड़ेगा। कंपल्सरी है, मैंने बोला ना मैडम, आप जिस चीज के लिए आपको मालूम है कि आपको गाड़ी लेना है, वो मालूम, जैसे उसी के बाद कोई ऐसा नहीं करता है किसी को भी घर नहीं है उसका, उनको मालूम है। अगर मैंने बहुत सारा क्लाइंट्स का देखा है जिसके पास घर नहीं रहता है, उनको फर्स्ट टारगेट घर ही रहता है। ये सब एजुकेशन ये सब फायदे घर लेने के लिए उनको कुछ लिमिट रहता है ना मैडम। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा हूँ जिनका सैलरी 25,000 है, हाँ, वो धीरे धीरे 1 साल में 1 लाख रुपए जमा कर 1 लाख डिपॉजिट कर रहा है और घर ले लेता है।
उसका EMI आया था 20,000, 25,000 में 20,000 EMI करा, उसका 5,000 से कैसा सर होगा पूरा घर। तो 3 महीने की उसको घर पे जैसे जॉब है कुछ भी हुआ, बैंक वाला आगे घर लॉक करके चला जाएगा। मतलब प्री प्लान कंपल्सरी है। और कोई भी इस जैसे कोई भी फर्स्ट ही कंपल्सरी मेरे से अपने को प्लान 5 साल बाद, इसमें 5 साल बाद गाड़ी लेना है तो 5 साल तक गाड़ी से इतना करना कंपल्सरी, फिर वो चीज वाली सीटें लेना, घर तो घर, एजुकेशन एजुकेशन, मैरिज तो मैरिज। ऐसा नहीं कि सबको मिला दिया है, बोलते हैं ताली आता है ना सब गालों में, इससे होता हो, ऐसा नहीं। ओके, तो अगर मुझे वर्ल्ड टूर करनी है तो उसके लिए भी मुझे अलग से कोई प्लानिंग या इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना पड़ेगा? मैं तो खुद करके रखा हूँ। ओह वाओ, दिवाली में खा करते हैं साल में भी तो 1 या 2 बार मैं आउट ऑफ सिटी तो जाने को गया था, आउट ऑफ स्टेट समझो। देखो उसके लिए प्लानिंग करना जरूरी है। जिसको जिसके पास ऑलरेडी जैसे ऐसा कुछ फंड रहेगा ना, वो उसमें से निकाल के बैलेंसिंग करेगा। जिसके पास कुछ नहीं है वो तो मेन सैलरी पे ही डिपेंड है, तो क्या करेगा। मेरे पास करते हैं प्लान, हर समझ में मेरा कुछ अमाउंट है और ऐसा कुछ करते हैं, ऐसा भी प्लान है। उसका भी करना जरूरी है जिसको जाना हो, क्योंकि बहुत शौक देते हैं लोग, लेकिन लोग करते कर भी सकते हैं, ऐसा प्लान भी है। नहीं, फॉर एग्जाम्पल मुझे तो घूमने का बहुत शौक है, तो मुझे लेट्स से कि ईयर में मुझे 2 इंटरनेशनल ट्रिप्स करनी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है? 2 इंटरनेशनल ट्रिप में एटलीस्ट 2 लाख हर साल 2 लाख चाहिए। एक इंटरनेशनल तो मैं 1 लाख करके, तो 2 इंटरनेशनल 2 लाख है तो मिनिमम बताया, वो तो ज्यादा भी हो सकता है। फिर 2 लाख चाहिए तो आप अभी से चाहिए कि कब से चाहिए? एटलीस्ट चलो आपको देखो इंस्टेंट तो आज ही इन्वेस्ट किया, घर से 2-2 लाख आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। आप समझो चलो ये 5 साल में अच्छा कमाऊंगा, अच्छा इन्वेस्ट करूंगा, फिर अगले मुझे 5 साल बाद मुझे हर साल ऐसा कुछ अमाउंट चाहिए, ऐसा कर सकते हैं। अभी से आपको उसका एक प्लानिंग करना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत बड़ा अमाउंट है, आपने जो मांगा है वो हिसाब से आपको उतना अमाउंट बी से इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा। वो अमाउंट का सिर्फ इंटरेस्ट ही 2 लाख मिलता है। अच्छा, समझा? तो समझो 1 करोड़ एक अमाउंट है, वो अमाउंट जैसा का वैसा ही उसमें का जो इंटरेस्ट है आपको अक्सर समझ में नहीं करेगा। तो आपका वो फंड जैसा वैसा पड़ा है और आप हर साल इंटरेस्ट वो चीज कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी ये सबके बाद ही मेरा जो मैंने फर्स्ट को बताया, हेल्थ, लाइफ, एजुकेशन के बाद ये गाड़ी मेन जो रिक्वायरमेंट्स के बाद ये भी प्लान रखें। तो आपने ये जो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताया, उनके लिए कोई सीक्रेट फॉर्मूला है जो आप हमारी ऑडियंस के साथ रिवील करना चाह रहे हैं? है मैम, एक सिस्टम मैंने बनाया, मैंने पर्सनली मैं खुद फॉलो करता हूँ। मेरा जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स भी फॉलो करता है, सब नहीं करते लेकिन करता है मैं। वो सिस्टम है मेरा, एक मनी पिरामिड करके मैंने एक पिरामिड बनाया। वो पिरामिड में आप अगर वो पिरामिड को आप फॉलो करते हो आपको लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगा, एक चीज। और इनके सिंपल और एक बात बता देते हैं, आपने वो कैसे स्टॉक है आपका सभी ये बात रखने चुना क्रॉस 30% हाउसहोल्ड एक्सपेंस यूज करो, 30% लोन CMI यूज करो और 30% फाइनेंशियल प्लानिंग यूज, 10% जो सबका फेवरेट एंटरटेनमेंट यस, उसका यूज करना चाहिए। अक्सर लोग, आपने ये जो बताया ना कि लाइक एंटरटेनमेंट के लिए जो 10% होना चाहिए, तो लोग उसको एज अ गिल्ट में रहते हैं कि भाई मैंने इतना भी क्यों स्पेंड कर दिया, तो उसको कैसे गिल्ट फ्री एंजॉय करना चाहिए वो 10%? मैडम गिल्ट कब होता है? जब मैंने 100 रुपया कहा है उसमें से 50 रुपया खर्चा करूँ तब ना। तो 100 में तो सिर्फ 10 ही रुपया बोल रहा हूँ, क्योंकि आदमी 6 दिन पूरा काम करता है, एक संडे को एक रजा मिलता है, उस दिन में वो थोड़ा बहुत अगर उनका माइंड को, उनका फैमिली का अगर माइंड को फ्री नहीं किया तो अगले नेक्स्ट 6 दिन में कैसे काम करेगा? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आप लाख रुपए का 50,000 बोला, ऐसा नहीं बोल, सिर्फ लाख में से 10,000। अगर फैमिली में 4 जन अगर वाइफ एंड हस्बैंड लोग अच्छे, 10,000 कम पड़ता है ऐसे देखने जाओ, क्योंकि एक संडे को मूवी जाके डिनर करके 2 से 5,000 का खर्चा होता है। अगर
पूरा मंथ की बात कर रहा हूँ तो 10,000 वो नॉर्मल कमी है, उसमें हीट होने का कोई जरूरत नहीं है। मतलब एटलीस्ट उतना 10,000 थोड़ा उनका माइंड भी फ्री रहता है और नेक्स्ट टाइम वो काम नहीं करवा। राइट, मोटिवेशन बना रहता है काम करने के। तो अभी आपने जैसे बताया कि 10% इतना जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए होना चाहिए, तो आप लाइक एंटरटेनमेंट के साथ साथ पोर्टफोलियो भी आपका मेंटेन कर रहे हो और पोर्टफोलियो भी बहुत अच्छा बना है, तो भी आपके एसेट में ग्रीन लाइन कहाँ पे? देखो मेरा 70% इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में होता है और कुछ चीजें स्टॉक्स में भी करता हूँ और कुछ मैंने बोला ना थोड़ा सेविंग्स में भी। ये मैं कंपल्सरी मेंटेन भी करता हूँ और रेगुलर अगर मैं खुद ही ये फील्ड में हूँ तो मैं मेरा अच्छा ही मैनेज कर और मेरा पोर्टफोलियो अच्छा है बहुत रहा मैं जितना एक्सपेक्टेशन लगा रहा उससे ज्यादा ही मेरा ग्रोथ हो रहा है। एक्चुअली अभी क्या है कि सोशल मीडिया में रील्स में सब जगह रियल एस्टेट भी अभी तो ज्यादा देखने को मिल रहा है अभी कि रियल एस्टेट में लाइक इन्वेस्ट करो, राइट? तो आपने वो क्यों नहीं बताया कि हमें रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करना चाहिए? देखो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट तो करना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं तब कर पाऊंगा मेरे पास इतना गोल्स है, मेरे बच्चे का पढ़ाई के साथ ही रिटायरमेंट से बहुत सारा मेरे पास बहुत गोल्स है। जब तक वो गोल्स पूरा नहीं होगा तो किधर मैं रियल एस्टेट में नहीं रहा। रीजन अभी मैंने क्या बोला मेरा पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड बोला स्टॉक्स बोला तो मुझे कुछ इमरजेंसी कुछ मेरे गोल्स का ही कुछ का भी रिक्वायरमेंट आया। अरे मैं आज बोलूंगा ना 2 दिन में मेरा पोर्टफोलियो अगर रिलेशन में शेयर करते जाऊंगा तो कितना टाइम लगता है। वो एक चीज अगर समझो अगर सामने वाला पार्ट देखो समझ में आ गया कि मेरे को अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, वो 20 लाख का प्रॉपर्टी 15 लाख पे मांगेगा, राइट? तो मजबूरी होता है वैसे। तो मैं लिक्विडिटी में ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ क्योंकि म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में वो चीज नहीं होता है जो मार्केट रेट है जो करंट वैल्यू है वो चीज मुझे नहीं मिलती, आज चीज की जरूरत है तो मैं आज विड्रॉ किया 2 दिन में लगेगा। रियल एस्टेट का मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, रियल एस्टेट जब करना है तब अपना सारे वो सिक्योर है फिर भी अपने पास बहुत पैसा आ रहा है तब वो चीज करना है, तब तक मैं ना मेरे लिए ये दो बहुत सही है। तो गोल्ड का भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो है, गोल्ड में अगर इन्वेस्ट करना है? देखो गोल्ड है ना 2 तरह का होगा, एक डिजिटल गोल्ड एक फिजिकल गोल्ड। अगर आपको पहनना होगा फिर आप फिजिकल गोल्ड लेके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल जो पहनने के लिए तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता क्योंकि अगर आपने 1 लाख का गोल्ड लिया नेक्स्ट डे भी बेचने जाओगे उसका मेकिंग चार्ज सीधा मांगने से 1 लाख का गोल्ड लेते ना मैक्स करेगा फिर आपने 80,000 मिलेगा। गोल्ड भी कर सकते हैं डिजिटल करो या ओनली प्योर 24 कैरेट बिस्किट वो चीज है गोल्ड ले सकते हैं डिजिटल तो 24 कैरेट या तो पहनने के लिए वो गहने डाले मतलब पहनने। लेकिन मैं इसमें मेरा जो एक्सपीरियंस के हिसाब से जितना म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में रिटर्न्स आता है उतना गोल्ड में नहीं, बस गोल्ड संभालने का भी बहुत रिस्क है, गोल्ड है घर पे के गाँव नहीं जाता है क्या। वो तो है, मतलब गोल्ड रियल एस्टेट और म्यूचुअल फंड से तीनों में अगर हम ज्यादा किसी को अगर वेटेज दे तो ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड से। मैं तो खुद म्यूचुअल फंड में करता हूँ, ऐसा नहीं कह रहा मैं बाकी तो गलत नहीं बोल, लेकिन ये चीज क्या है इसमें लिक्विडिटी भी है सिक्योरिटी। तो जहाँ पे रिस्क ज्यादा है ऑब्वियसली वहाँ पे एज यू सेड कि रिटर्न्स भी ज्यादा है, तो आप पर्सनल इन दोनों को कैसे बैलेंस करते हैं? यही चेंज मैडम मैनेज करने का तरीका ही है। देखो मैं आपको पहले भी एक बार बताया कि हम एक बार इन्वेस्टमेंट करते हैं मैडम वो पूरा रिस्क में नहीं डालते, पूरा एक बार इन्वेस्टमेंट एक ही या फिर मार्केट में डालना फिर वो रिस्क है फिर तो मेरे मार्केट डाउन हुआ फिर वो अमाउंट अपना माइनस में दिख रहा है, ऐसा नहीं है। हम कैपिटल को सिक्योर करते करते हम फंड को बढ़ाते हैं, मतलब इसमें हम फंड्स में भी होता है मैडम म्यूचुअल फंड में डालते हैं पूरा इक्विटी में नहीं डालते हैं, थोड़ा वो डेट फंड में डालते हैं, डेट फंड में एकदम माइनस में नहीं जाता है तो उसमें क्या हुआ धीरे धीरे हम इसमें से इक्विटी में स्विच कर देते हैं तो उसमें कैपिटल तो सेफ रहेगा धीरे धीरे फंड पे ग्रोथ होगा, लेकिन इस पर टाइम लगता है एटलीस्ट 5 years पर लगेगा।
मतलब ये मतलब रिस्क का रिवॉर्ड जो बोल रहे हैं ना, ये आपके कंपल्सरी बैलेंसिंग इसी तरह होता है। अगर पूरा ही मार्केट में डाला तो वो पूरा रिस्की है। अगर आपने को आज डाला 10 साल तक उसको देखना नहीं है तो आप मार्केट में डाल के छोड़ सकते हैं। लेकिन आज डाला फिर 6 महीने में 1 साल अगर 5 साल 5 साल के अंदर विड्रॉल करना वैसा नहीं कर सकते। तो उसको एक सिस्टमेटिक तरह अपने को मैनेज करना पड़ेगा। ओके सो लाइक एज अ फाइनेंशियल प्लानर आपको लाइक आपकी फैमिली या फ्रेंड्स उन लोगों को अगर आप कुछ फाइनेंशियल एडवाइस देते हो तो वो लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, लाइक कि ये अपना फायदा देख रहा है या लाइक इन दैट वे वो क्या सोचते हैं, क्या assumption लगाते देखो मैडम, मैं ना फर्स्ट में जब से ये फील्ड में आया ना मैडम, हैं? 3 years मैं डिटेल जेन्युइन एडवाइस देना रहता हूँ। और वो एडवाइस में मुझे क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो मेरे अंदर की बात। लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं करता हूँ। अगर मैं कोई भी एडवाइस देता हूँ तो 101% मैं क्लाइंट का बेनिफिट ले देखता हूँ। राइट ओके। लेकिन क्लाइंट को ऐसा लगता है कि वो उसमें बेनिफिट मेरे मतलब मुझे ज्यादा हो रहा है, इसीलिए वो मैं उनको पीच कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है। लेकिन वो जो गलत है। जो नॉर्मल है मैक्सिमम क्लाइंट को जो बेनिफिट होता है, क्लाइंट हो फैमिली हो फ्रेंड्स, हम सबको एक ही जो एक ही वे में प्लानिंग करके देते हैं। ऐसा नहीं कि अभी आपने मेरा फैमिली मेंबर है तो उनको एक तरह दिया, आप मेरा फ्रेंड लोग को एक तरह दिए, कॉमन क्लाइंट है उनको एक तरह, ऐसा कभी नहीं होता है। सब हम उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, सबकी गोल्स अलग अलग रहते हैं। तो गोल बेस आपको एक गोल है तो गोल बेस आपको सजेशन, लेकिन वो सजेशन में मैं मेरा ज्यादा फायदा तो ऐसा कुछ जो भी क्लियर करते हैं। ओके सो लेट्स से कि कल आपके लाइक अभी तक आपने आपके करियर में जो भी लाइक अर्निंग की है या अचीव किया है, कल अगर आपको जीरो से वो स्टार्ट करना है, अगर जीरो हो गया तो आप स्क्रैच से कैसे स्टार्ट करते देखो मैडम, 100% में शुरू भी ऐसा कभी नहीं होगा। अगर Obviously. हो गया, समझो हो गया, तो मैं स्टार्टिंग लाइक मेरे पे नहीं, अभी तक इतना सारे मेरा स्लो हो गया तो मैं जीरो से मैं स्टार्ट करूँगा। फ्रेंड्स फैमिली हो गया, रेगुलर में वापस जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्योंकि मैं जब 2018 में किया था, जब जॉब छोड़ा था, तब मेरा 20,000 आई थिंक सैलरी था। फिर अगले दिन मैंने ये स्टार्ट किया तो मेरा जीरो ही था। फर्स्ट मंथ में 5K 6,000 ही इनकम आया। ओके, तो बस मैं जीरो से स्टार्ट कर सकता हूँ। लेकिन मैं फर्स्ट या मेरे फ्रेंड्स और फैमिली को अप्रोच करूँ, क्या थोड़ा जल्दी ट्रस्ट बनता है और जल्दी वर्क स्टार्ट होता है। राइट अभी के जेंसीज को आप क्या फाइनेंशियल एडवाइस दोगे? देखो, एडवाइस जैसा है मैडम, इन्वेस्ट अर्ली चालू करो, इन्वेस्टमेंट चालू करो और खर्चा कम करो, दिखाने के लिए रखा। एक्चुअली अभी सोशल मीडिया का जो ट्रेंड चल रहा है ना, तो उसमें ऐसा हो गया कि लोग दिखाने के लिए आईफोन हो गया या फिर कोई अच्छा बाइक हो गया, कार हो गया, तो लाइक शो ऑफ ज्यादा बढ़ गया है। तो उसमें आपने जो बोला तो उसमें हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? मैं पहले से एक ही बात कर रहा हूँ कि अपने को दिखाने के लिए कोई करना ही नहीं है। आपको बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, जैसे आपको यहाँ से ऑफिस से ऑफिस जाना है, हमको एक बाइक चाहिए, चलो नॉर्मल वाला बाइक है। आपको फोन चाहिए, अगर फोन ले लो तो ले दो। क्यों आपको दिखाना है ऐसा iPhone 1 लाख वाला? क्या मिलेगा उनको, क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा उसका? उसका EMI आपको ही को भरना है आपको। ऑब्वियसली और इंडिया में जितना आईफोन खरीदते हैं ना, सब EMI से मिलता है मैक्सिमम। रुकना बहुत कम लेते हैं, इसका मतलब मैं भी जानती थी ऑब्वियसली, दिस इज नॉट कंट्रोवर्शियल। हाँ, तो EMI पे ज्यादा करते हैं ना। वो एडवाइस में ये भी है कि EMI के चक्कर में मत पड़ो। तो पढ़ो कि अगर मान लो मैंने कुछ EMI चालू किया, उसका अगर अपना इनकम बंद भी हो जाएगा ना, वो EMI भरने जैसा आपके पास फंड है तभी EMI चालू करो। EMI जो मैं ऐसा करता हूँ, अगर मेरा खुद का कोई EMI है ना, अगर मान लो मेरा कोई 5,000 का EMI स्टार्ट हो रहा है ना, तो मेरा एक्टिव इनकम से वो भरने की, अगर भरने जैसा तो मैं EMI चालू नहीं करूँ। मेरे को कोई एडिशनल इनकम आएगा वो EMI भरने के लिए, या मेरे पास पैसिव इनकम कोई है EMI के लिए, तभी मैं वो EMI चालू करूँगा। तो अभी लाइक फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आप कोई बुक या कोई पॉडकास्ट रिकमेंड करेंगे जो हमें लाइक हैबिट में लाना चाहिए और जो हमें लाइक हमें डेली रूटीन में वो फॉलो करना चाहिए?
मूव तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं अपना एक यूट्यूब में एक छोटा सा शॉर्ट फिल्म है, वो एडिट करिए और ये है यूट्यूब में देख लीजिए। अगर वो देखते हैं आप तो लाइन में अभी बन गया ऐसा लगे फील हो गए। छोटा बच्चे से वो छोटा बच्चा वो मेरे साथ एक छोटा बच्चा है, तो तब से मतलब सही करना है, ऐसे करता है। वो जब बड़ा होता है ना, मतलब उसके बाद बहुत एसेंशियल है। वन एक शॉर्ट फिल्म 30 to 40 है, देख लीजिए बहुत मजा आएगा। मतलब वो देखते हैं आप लगे अभी आते हैं 20 सेकंड श्योर देखेंगे, मैं तो देखूंगी अब मेरी। लोग बड़ा नहीं है 30 to 40 मिनट। श्योर हमारी ऑडियंस, हमारे जो भी फॉलोअर्स है ऑब्वियसली अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाने के लिए आपसे ही कांटेक्ट करेंगे। सो गाइस भूलना मत, अगर आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करवानी है देन डू कांटेक्ट मिस्टर प्रमोद कुसुमा। सो थैंक यू सो मच प्रमोद सर यहाँ पे आने के लिए, और इतने अच्छे इंसाइटफुल आपने जो मैं एडवाइस दी कि हमें हमारी लाइफ में पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी चाहिए जान के बहुत ही अच्छा लगा। ऑब्वियसली हम आपसे बहुत ही ध्यान रखेंगे, सारी जितनी भी टर्म्स आपने बताई वो सारी टर्म्स फॉलो करेंगे। तो आज के एपिसोड में हमें पता चला कि पैसा सिर्फ कमाने की ही चीज़ नहीं, उसको सही तरीके से समझना और कैसे मैनेज करना वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो मिलते हैं नए एपिसोड में, टिल देन बाय, दिस इज़ जानकी मकवाना साइनिंग ऑफ।